हाँ, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस हिंदी आधार की कक्षा में। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी कौर, जहां हम आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा पढ़ा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया तुरंत जो है इस पाठ के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करें। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नमक का दारोगा कहानी, जो कि हम पूर्व से पढ़ा रहे हैं। और पिछले शनिवार को जब हमने बात की थी तो हम कहानी पढ़ रहे थे। तो जो विद्यार्थी कक्षा 11 के अंदर हिंदी विषय लेना चाहते हैं, वे सभी इस वीडियो के साथ जुड़ें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम और विद्यालय का नाम लिखें। अति शीघ्र हम आपके सामने नमक का दारोगा कहानी का 4th वीडियो जो है प्रस्तुत करेंगे। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो के साथ, इस लाइव क्लास के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, ताकि हम अपनी कक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। जो छात्र हमसे जुड़ गए हैं उनसे भी अनुरोध है मेरा, कृपया आप अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने बाकी साथियों को भी जो है सूचित करें कि आज हिंदी आधार कक्षा 11 की क्लास जो है वो लाइव हो गई है। बाकी छात्र भी हमसे जुड़े। अनुवंश कौशिक, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनुवंश। इसके अलावा योगेश कुमार, सुनील यादव, सोनिका केवी जनकपुरी, आदर्श गौतम सेक्टर 5 द्वारका, रघुनाथ सिंह जया केवीएसबी फर्स्ट शिफ्ट, ये छात्र हमसे जुड़ चुके हैं। तो बड़ी जल्दी जो है हम आपके सामने रखने जा रहे हैं नमक का दारोगा कहानी, जो अभी तक हमने पढ़ी है उसके आगे वाला भाग जो है आज इस कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी छात्र जो है इस वीडियो के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, ताकि आज के इस वार्तालाप को, इस संवाद को, इस कहानी को, इस बातचीत को, इस कक्षा को हम आपके सामने जो है प्रस्तुत कर सकें। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज जो है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट आ रही होगी और दिखाई भी आपको जो है दे रहा होगा। तो जल्दी से जल्दी कनेक्ट कीजिए नमक का दारोगा कहानी के साथ अपने आप को, ताकि आज हम आगे की चर्चा कर सकें। प्यारे बच्चों, नमक का दारोगा कहानी और मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर अभी तक हमारी 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। इसी बीच कार्तिकेय शर्मा हमसे जुड़े, शुभ सिंह, नरेंद्र शर्मा, दीक्षिता शर्मा जो है, मोहन प्रसाद गुप्ता देख रहे हैं, और निकिता रावत के भी शालीमार बाग जो है हमसे जुड़ चुके हैं। तो ये कहानी जब हमने पढ़ी तो पहले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था मुंशी प्रेमचंद के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, मुंशी प्रेमचंद की शैली के बारे में, उनकी लेखन के बारे में। इन तमाम चीजों के ऊपर जो है हमने वृहद रूप से जो है
चर्चा की थी। तो पहला जो हमारा वीडियो 1.1 अगर आप देखेंगे, हिंदी आधार, हिंदी कोर या केंद्रिक विषय का, तो उसमें आपको प्रेमचंद से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरा जो वीडियो है उसके अंदर जब हमने चर्चा की तो हमने प्रेमचंद की कहानियों और उनके सामाजिक यथार्थ की चर्चा की, और कहानी भी हमने जो है प्रारंभ की। तो कहानी के उद्देश्य, कहानी के मूल्य, कहानी पढ़ने के बाद हमें अपने अंदर क्या बदलाव महसूस करने हैं, इन सब चीजों की बात जो है हम वीडियो 1.2 के अंदर कर चुके थे। वीडियो 1.3 के अंदर हमने आगे की कहानी को जो है पढ़ा। तो आज इस क्लास के अंदर पीछे जो हमने पढ़ा है उसको हम एक बार पुनः रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करने के बाद हम जो है आज की कहानी को आगे पढ़ेंगे। काफी सारे छात्र हमसे जुड़ चुके हैं, बाकी छात्रों से भी अनुरोध है कृपया अति शीघ्र हमसे जुड़ें। साथ ही अपनी पीडीएफ आपने जो है ले लिया होगा कहानी का, उसे भी खोल लें, और अगर पीडीएफ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को जो है ध्यान पूर्वक सुने। हम कहानी अक्षरशः एक एक शब्द जो है वो आपको पढ़ करके यहां से सुना भी रहे हैं, और उसकी व्याख्या भी जो है हम साथ साथ करते हुए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जुड़िए, अच्छा लगेगा इस लॉकडाउन के इस पीरियड को जिस तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और इसी यूटिलाइजेशन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमने अपने अध्ययन और अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से रखना है। इसी बीच महक जमाल, स्नेहा शुक्ला, युवराज, प्रीति मैम, शुक्रिया आपका, हमसे जुड़ गए हैं। तो हम अगर बात करें कहानी की, अब तक जो हमने पढ़ा उसका एक बार थोड़ा सा जो है हम उसे मेमोराइज कर लेते हैं कि कहानी का मुख्य किरदार है वंशीधर, और वंशीधर जब पढ़ाई लिखाई अपनी समाप्त कर लेता है तो वह नौकरी की तलाश के अंदर जो है निकलता है। जब वो नौकरी की तलाश के लिए निकलता है तो वंशीधर के पिता जो है अपने संचित अनुभवों में से बहुत सारे अनुभव जो है उनको निकाल करके देते हैं, जो शिक्षा उनको देते हैं वह शिक्षा ले करके और वंशीधर चल देता है नौकरी की तलाश में। बड़ी जल्दी उसकी नौकरी की तलाश जो है समाप्त हो जाती है, और उन दिनों जो नमक का नया विभाग बना होता है, नमक के विभाग के अंदर वंशीधर को जो है दारोगा की नौकरी जो है मिल जाती है। दारोगा का पद मिलने के बाद उसे 6 महीने ही हुए थे कि वह देखता है कि किसी के द्वारा जो है नमक की तस्करी की जा रही है। वह जाता है, जाकर के गाड़ियों को रोकता है, रोक करके उन गाड़ी वालों से पूछता है तो एक गाड़ीवान उनको बताता है कि वह नमक जो है किसके द्वारा, पंडित अलोपीदीन, जो कि उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, सबसे प्रतिष्ठित जमींदार के रूप में पहचाने जाते हैं। तो अलोपीदीन जो है उनकी वो गाड़ियां होती हैं, वह अलोपीदीन को बुलावा भेज देता है कि आप अपने जो है पंडित जी को बुला करके लाइए, जो इस समय जो है गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं। अलोपीदीन वहां वो आते हैं, उनका चित्रण भी प्रेमचंद ने किया है, और प्रेमचंद बताते हैं कि उनको धन के ऊपर अगाध श्रद्धा होती है, इसलिए वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। उन्हें लगता है कि इस जीवन में धन एक ऐसी वस्तु है जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी को भी
मेंटेन कर सकते हैं, तो उस विश्वास को लेकर के वो आ जाते हैं नदी के, यमुना नदी के घाट पर, जहां जिस पुल के किनारे जो है वंशीधर खड़े होते। इसके बाद धन और धर्म दोनों के बीच संग्राम होता है। उछल उछल करके धन जो है अपनी सांख्यिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन धर्म जो है कर्तव्य परायणता, ईमानदारी को लेकर के वंशीधर जो है अडिग जो है खड़ा रहता है। अंत में वह जमादार बदलू सिंह को हुक्म देता है कि जाइए और जाकर के उनको गिरफ्तार कर लीजिए। इस तरीके से जमादार बदलू सिंह उनको गिरफ्तार, गालियां देता हुआ गिरफ्तार कर लेता है। कितना अच्छा अवसर था, इतने सारे पैसे मिल रहे थे और उन्होंने प्राप्त नहीं किया। जब वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं तो रात भर के अंदर ही यह खबर जो है वो आसपास के गांव के अंदर फैल जाती है। बड़ी अच्छी लाइन यहाँ लिखते हैं प्रेमचंद की, दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जीभ जागती थी। तो बड़ी जल्दी जो है यह खबर आग की तरह जो है वो आसपास के क्षेत्र के अंदर फैल जाती है। आलोपी को न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय के अंदर जब वो पेश करने के लिए जाते हैं तब मुंशी जी को लगता है कि न्याय जो है अब वो उनके फेवर में शायद ना हो, क्योंकि आलोपी के पास जो भ्रष्ट तंत्र है वो पूरा भ्रष्ट तंत्र जो है वो आलोपी के साथ खड़ा है, और बंशीधर के पास, उनके पास केवल सत्य, ईमानदारी, न्याय की शक्ति के ऊपर भरोसा है। इसके अलावा कोई ताकत जो है उनके पास नहीं। अर्चना दी का कमेंट आया है भावपूर्ण। अर्चना दी, आप ही प्रेरणा स्रोत हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है और अच्छा लगता है जब आप इस प्रकार के जो है कमेंट डाल करके अपने अनुज का जो है हौसला अफजाई करते हैं, तो बेहद अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया दी। इसके साथ ही जो अन्य विद्यार्थी जुड़े हैं, हम कहानी को रिकॉल कर रहे हैं एक बार, अब तक की जो कहानी हमने पढ़ी है। तो यहां आने के बाद उनको पता चलता है कि वह कितने अकेले पड़ गए हैं। उनका साथ देने वाले, उनके जो विटनेस, जो गवाह जो थे, वह भी लोभ से डांवाडोल होते हैं। लालच जो है उनके मस्तिष्क में भी होता है, और ऐसे लालच के साथ क्या वह सत्य, ईमानदारी, निष्ठा की गवाही देंगे, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज इस कहानी को यहां से आगे हम पढ़ेंगे। इस बीच एक और जो है छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि देखो बच्चों, कहानी के लगभग 4 से 5 पेज पढ़ चुके हैं, और लेकिन पिछले 5 से 6 मिनट के अंदर एक कहानी हमने एक कथानक के ऊपर उसको समराइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया। तो ये हम लोगों के जीवन के अंदर कथा कथन का बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी घटना हमारे साथ घटती है तो हम उसको तुरंत जो है कहानी बना करके बड़े रोचक ढंग से अपने साथियों के बीच, परिवार के बीच, लोगों के बीच जो है उसको हम रख देते हैं, कह देते हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कहानी लेखन वह हमारे जीवन में किस प्रकार से जो है समाया हुआ है। बस जरूरत है तो आपको कलम उठा करके अपनी भावनाओं को अमली जामा पहनाने की और शब्द देने की। आप जब अपनी भावनाओं को शब्दबद्ध कर सामने प्रस्तुत कर देंगे तो जरूर वह एक कहानी बन पड़ेगी। तो कहानी लेखन मुश्किल नहीं है। कहानी, जितना कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है उतना ही कहानी लेखन आसान है। तो उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन का आप पूरा फायदा उठाएंगे और आप कहानी लेखन से अपने आप को जोड़ेंगे। मैं आज की क्लास जो है आपके सामने आगे रखता हूं कि कहानी जो है वो इससे आगे और विजिबल होगा, ना भी हो तो एक एक शब्द मैं आपको सुनाते हुए जा रहा हूं। न्यायालय पहुंच जाते हैं और न्यायालय के अंदर जब उनका कोई साथ नहीं खड़ा लगता, उनको लगता है कि अब तो जो है यहाँ न्याय भी जो है वो उनकी तरफ नहीं है।
यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? कितनी महत्वपूर्ण और कितनी सुंदर बात जो है यहां प्रेमचंद ने कही है कि जहां पक्षपात हो ऐसी जगह है न्याय कैसे हो सकता है। वह दरबार जरूर न्याय का था, कानून से न्याय मिलने की उम्मीद उस दरबार से थी, लेकिन उस न्याय के दरबार के अंदर कार्य करने वाले जो कर्मचारी थे उनके ऊपर पक्षपात करने का नशा छाया हुआ था। और जहां पक्षपात होता है, जहां फेवर होता है, वहां न्याय नहीं होता। तो जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मुकदमा शीघ्र समाप्त। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का दोष अधिक नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। तो देखिए कि जहां पक्षपात था वहां न्याय की क्या कल्पना होती। मुकदमा एकदम जाते ही जो है समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने जो है अपने फैसले तजवीज यानी फैसले के अंदर लिखा कि आलोपीदीन के खिलाफ दिए गए प्रमाण हैं वो भ्रम पैदा करने वाले हैं। उनसे कहीं भी यह सिद्ध नहीं होता कि वो गाड़ियां जो हैं वो आलोपीदीन की थी, निर्मूल हैं, बिना किसी मूल कारण के ऐसे ही वो उनके ऊपर लगा दिए गए। वह एक बड़े भारी आदमी है। भारी आदमी से मोटे ताजा होने का अभिप्राय नहीं है यहाँ। भारी आदमी मतलब उनकी जो है बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। और ये बात कल्पना से बाहर है कि जो थोड़ा सा लाभ कमाने के लिए उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया। नमक से कितना फायदा होगा, आखिर कितने रुपए किलो नमक बिक जाता है। ऐसे छोटे से काम के लिए पंडित आलोपीदीन जो है वो और पकड़े गए हों, ये तो जो है उचित नहीं लगता है। वंशीधर का दोष यद्यपि अधिक नहीं है, क्योंकि वो खड़े थे और उनकी ड्यूटी थी, उनकी कर्तव्य परायणता ने वो कार्य उनसे करवाया, लेकिन फिर भी खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता, कि उन्होंने विचार भी नहीं किया कि मैं किस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा हूं, इस विचारहीनता के कारण जो है एक भले मानुस, यहां अपराधी जो है वो भले मानुस हो गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है। तो उसको कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो देखिए, जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो व्यक्ति, उसी को जो है कोर्ट क्या कहता है कि वह अपने काम में सजग है, सचेत है, लेकिन नमक के अंदर जो बढ़ी हुई नमक हलाली है उसने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। कि जिस तरीके से जो उसके अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस भ्रष्टाचार ने उसकी बुद्धि और विवेक दोनों को हर लिया। वह अपने काम के प्रति नमक हलाल है,
नमक हराम नहीं है, लेकिन वहां जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार ने उसकी विवेक और बुद्धि को हर लिया है, इसलिए भविष्य के अंदर उसे होशियार रहना चाहिए। उल्टा हो गया वहां कि जहां रिश्वत रिश्वत देते हुए अलोपीदीन सामने पकड़े जाते हैं, वहीं कोर्ट जो है वह उनको क्या नहीं मानती है, अपराधी नहीं मानती है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। स्क्रीन इज ब्लर। मेरे पास यहाँ मैंने काफी कोशिश की है और फॉन्ट भी मैंने काफी बड़ा रखा है, बट फिर भी जो है कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है अनु, कि किस प्रकार की नेटवर्क कनेक्टिविटी है। आपको तभी क्लियर दिखाई देगा जब नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होगी। फिर भी आप पीडीएफ से जो है पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं कहानी आपको सुनाते हुए जा रहा हूं, आप ध्यान से जो है इसको सुनिए। तो वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, क्योंकि वकीलों की पूरी फौज तैयार हो गई थी उनको छुड़ाने के लिए। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और एक अपराधी जो है वो मुस्कुराते हुए न्याय के दरबार से बाहर निकलता है। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, और जब बाइज्जत वो बरी होते हैं, बेइज्जती नहीं होती उनकी, तो जो स्वजन बंधु होते हैं उनके, जो आपने उनके भाई बंधु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे रुपए जो हैं बड़ी उदारता के साथ बांटे जाते हैं, क्योंकि 40,000 रुपए तक जो है वो रिश्वत में देने के लिए तैयार थे, और यहां तो उतना पैसा लगा ही नहीं। उसकी उदारता का सागर उमड़ पड़ा और लोगों को रुपए ऐसे बांटे गए जैसे मानो उदारता का सागर उमड़ पड़ा हो, और उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। कितना जबरदस्त कमेंट है कि वो जो भ्रष्ट उदारता का सागर था, उसने अदालत, उसकी लहर जो थी वो आकर के किससे टकराने लगी, अदालत से, और उसकी लहरों ने अदालत की नींव को हिला दिया कि जो न्याय देने वाले थे वो भी लोभ लालच भ्रष्टता से डामाडोल हो उठे। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, और जब वंशीधर निकले तब चारों ओर से एक के ऊपर एक कमेंट जो लोगों ने उनके ऊपर करने शुरू कर दिए। देखिए, अन्याय बुराई यहां सर उठाकर निकल रही है, और बंशीधर जो है वो जब निकल रहे हैं तो बेचारों के ऊपर जो है किस प्रकार से जो है व्यंग्य बाणों की वर्षा हो रही है। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर भी, कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस प्रकार अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। कि जिस प्रकार से वो इस मुकदमे में असफल होकर के निकले, अगर सफल होकर के भी निकलते तो भी वो उस तरीके से अकड़ के नहीं चलते, उनके लिए तो एक सिर्फ मुकदमा होता। लेकिन आज जब वो असफल हुए तो उन्हें इस संसार का एक विचित्र, एक खेदजनक अनुभव हुआ। और वह अनुभव क्या था कि ये जो न्याय और विद्वता की बातें जो करने वाले लोग हैं, लंबी चौड़ी उपाधियां लेकर बैठे हुए जो लोग हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे, उस समय जो है अंग्रेजों के अंदर जो है न्याय, जो अगर आप देखेंगे तो वही काला कोट, एक लंबा सा चोगा पहन करके वो लोग वहां न्याय देने के लिए बैठते थे। वहां वकील जो लड़ते थे वो भी काला चोगा पहनते थे।
तो बड़ी दाढ़ियों वाले और ढीले चोंगे वाले जो वहां पर जो न्याय के दरबार में बैठे हुए लोग थे, उनके अंदर उनको लगा कि एक भी व्यक्ति सच्चे आदर का पात्र नहीं है, जिनको हम दिल से अपने हृदय से जो है सम्मान दे सके, आदर दे सके। तो ये एक बड़ा विचित्र अनुभव उनको हुआ था। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला। तो देखिए, बड़ी मुश्किल से अभी उनको 1 सप्ताह ही बीता होगा कि उनको नौकरी से मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करना मतलब उनको नौकरी से निकाल देना, टर्मिनेट कर देना। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने धन से बैर मोल लिया था। धन से बैर मोल लेना का तात्पर्य क्या है यहां? कि उन्होंने सीधे सीधे पंडित अलोपीदीन से और दुश्मनी मोल ले ली थी। और अलोपीदीन उस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे, उनके यहां शिकार के लिए बहुत सारे अधिकारी आया करते थे। वो वंशीधर वहां पर ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है, लेकिन इसी ईमानदारी से किए गए कार्य परायणता का दंड किसको मिला? वंशीधर को। नौकरी से उनको निकाल दिया गया। बेचारे भग्न हृदय, भग्न है मतलब हृदय मतलब टूटे हुए हृदय से, शौक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। तो यहां जब वो नौकरी से टर्मिनेट होकर के अपने घर की ओर चल दिए, तो बेचारे टूटे हृदय, शोक खेद से व्यथित थे, खुद भी दुखी थे। लेकिन वहां घर गए तो उनके पिताजी जो बूढ़े मुंशी जी थे, वो तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते हुए इस लड़के को कितना समझाया था, एक एक बात जो है इस लड़के को बड़े ध्यान से समझाई थी, लेकिन ये तो एक बात नहीं सुनी इसने, अपनी मनमानी करता है। के कसाई की तरह जो है हमसे जो है धन मांग करके जाए, और तुम है वहां तुम जो है सूखी तनख्वाह ले रहे हो। यहां हम भगत बन करके बैठे हैं कि जैसे तैसे रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, और वहां अरे भाई नौकरी हमने भी की है, वो और कोई बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन काम किया और दिल खोल कर किया। आप ईमानदार बनने चल रहे हैं। अब देखिए, पिताजी से ही ईमानदारी के ऊपर व्यंग सुनने को जिस व्यक्ति को मिले, वह व्यक्ति बेचारा क्या कर सकता है? एक तो पहले से दुखी से, ऊपर से उनको जो है और ज्यादा दुख जो है घर के अंदर अपने परिजनों के कमेंट से, व्यंग से मिला। तो ये एक चीज जो है देखने वाली है। यहाँ रघुवर दयाल चौबे पूछ रहे हैं कि परायणता का मतलब, परायण कि जो कार्य को, जो अपने कर्तव्य को जो है निभाना, कर्तव्य को निभाने का जो दंड था वो उनको मिला। तो उनको बेचारे खुद के घर में भले ही अंधेरा है, लेकिन मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। परोपकार कि खुद को उनको जो है भले ही उनके पास कुछ ना हो, लेकिन बाहर मस्जिद में जाकर के वो दिया जला रहे हैं। खेद ऐसी समझ पर,
पढ़ना लिखना सब अकारत गया, बेकार गया। बहुत सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन की जो है क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। मैं प्यारे बच्चों आपको बता देना चाहता हूं वापस कि स्क्रीन के ऊपर हमने कहानी रखी हुई है। ये कहानी आप भी पीडीएफ के अंदर जो है देख सकते हैं, और इसकी रीडिंग जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप रीडिंग के ऊपर जो अगर ध्यान देंगे, जो शब्द आपको हम यहाँ सुना रहे हैं उनके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आप स्क्रीन से उसको मैच कर सकते हैं। बस इतना ही है। हम स्क्रीन का उपयोग ना भी करें तो हमारी क्लास के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी है और इस कहानी को आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी जो है वहां देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो स्क्रीन जो है अगर वो आपकी विजिबिलिटी जो है बीच बीच में अगर क्लियर ना हो तो भी जो है यहां पर जो कहानी आपको कहानी का वाचन करके जो सुनाया जा रहा है वह महत्वपूर्ण है और आप उसी को ध्यान से सुनिए। तो पढ़ना लिखना सब बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। थोड़े दिन बाद जो है जब वो घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद जब बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना कि अब तो नौकरी भी गई, तो बेचारों ने अपना सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़, दिल करता है कि मैं तुम्हारा भी सर फोड़ दूं और मेरा भी फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। इतना गुस्सा आया उनको कि अरे बड़ी मुश्किल से बमुश्किल नौकरी लगी थी और वह भी इतनी अच्छी जगह, और आप हैं कि 6 महीने में अपने ईमानदारी सत्यनिष्ठा कर्तव्य परायणता को साथ लेकर 6 महीने में ही जो आप उस नौकरी से मुअत्तल होकर के आ गए। दिल किया कि सर उसका भी फोड़ लूं और खुद का भी। बहुत पछताए, हाथ मलते रह गए। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। बहुत अधिक क्रोध आया, इतना कि बहुत सारी कठोर कठोर बातें भी उनको बोली, और अगर यदि वंशीधर वहां से निकल नहीं जाते तो शायद यह क्रोध और भी विकट रूप धारण कर लेता। हो सकता कि वह जो है अपने पुत्र के ऊपर हाथ भी उठा सकता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। वृद्ध माता जी जो थी उनको भी उनकी नौकरी से बड़ी उम्मीद हुई थी। अब जब वो नौकरी से मुअत्तल होकर के आ गए तो उनकी जो कामनाएं थी कि बेटा नौकरी कर रहा है और नौकरी करने के कारण जो धन घर में आएगा उससे जो है मैं जगन्नाथ धाम और रामेश्वर धाम की यात्रा पर जाऊंगी। अब बेटे की नौकरी चली गई है तो अब यात्राओं की कामनाएं जो हैं वो भी मिट्टी के अंदर मिल गई हैं। तो माता पिता यहां पर बेहद दुखी, और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। जो उनकी पत्नी थी उन्होंने तो बहुत दिन तक सीधे मुंह अपने पति से बात भी नहीं की। तो देखिए कि कैसे सफोकेटेड फील करना पड़ता है ईमानदारी सत्यनिष्ठा कर्तव्य परायणता के ऊपर चलने वाले व्यक्तियों को। वंशीधर का अपना घर है, उनके माता पिता, उनकी पत्नी किस प्रकार का व्यवहार जो है वो वंशीधर के साथ कर रहे हैं। क्या ईमानदारी का उनको इतना बड़ा दंड मिलना चाहिए?
यह कहानी का यथार्थ है। यह कहानी यहां तक यथार्थवादी कहानी है। अब लेकिन जो आगे की जो बात आएगी, कैसे प्रेमचंद ने इस कहानी को यहां से आगे एक मोड़ दिया है, और यह मोड़ कहानी को कहां लेकर के जाएगा, यह मोड़ उस आदर्शवाद की ओर लेकर के जाएगा। अगर प्रेमचंद इस कहानी को यथार्थवादी रखते तो हो सकता है कि वह इस कहानी को इसी मोड़ के ऊपर जो है समाप्त कर लेते, कि आगे प्रेमचंद जो है वंशीधर के साथ कुछ अच्छा नहीं होने देते। लेकिन नहीं, उन दिनों प्रेमचंद के अंदर यह था कि ये तमाम जो गुण हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कहानी ऐसी अवस्था में समाप्त हो जो बेहद आदर्श की अवस्था हो। तो बच्चों, आगे कहानी चलती है। इसी एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपी दीन है। एक सप्ताह बीत गया। वो नौकरी से टर्मिनेट होकर मुअत्तल होकर के घर आकर के बैठ गए। घर वाले काफी उनके ऊपर क्रोधित हुए। लेकिन एक दिन संध्या के समय क्या हुआ कि मुंशी बैठे हुए बाहर, मुंशी जी जो हैं वो राम नाम की माला जप रहे हैं, और उसी समय उनके द्वार के ऊपर एक बेहद सजा हुआ रथ जो है वो आकर के रुकता है। और उस रथ के अंदर जो है हरे और गुलाबी पर्दे और पछइये बैलों की जोड़ी। पछाई जाति के जो बैल हैं, जो बैलों के अंदर पछाई जो है जाति के बैलों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो उनके बैलों की जोड़ी और उनके गर्दन के अंदर जो है नीले धागे। गर्दन के अंदर हम पहले जो है उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो भी उपक्रम करते थे, वो नीले धागे जो है बांध करके जो है उनको सुंदर बनाया गया है, जिसे हम देसी भाषा में जो है कुछ भी, जो भी आपके शब्द यहाँ प्रचलित होगा वो कह सकते हैं। जो उनकी गर्दन के अंदर जैसे पट्टा जो हम डालते हैं, ऐसे जो सींगे थी, उनकी सींगों के ऊपर पीतल जो है जड़ा हुआ था, और बहुत सारे नौकर जो है वो लाठियां लेकर के जो है कंधों के ऊपर वो साथ थे। जैसे रथ देखा तो मुंशी जी जो बाहर बैठे हुए राम नाम की माला जप रहे थे, वो एकदम दौड़ कर गए और उन्होंने उनका स्वागत किया, आगवानी की। और जब वहां से निकले कौन, पंडित आलोपी दीन, तो वो शायद खुश हुए, झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो से मतलब जो इधर उधर की बातें, जो चापलूसी की तरह की जो बात कह रहे हैं, वो बातें जो हैं करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। देखिए कि किस तरीके से यहां अपने ही बेटे के बारे में और वंशीधर के पिता मुंशी जी कहने लग रहे हैं। लल्लो चप्पो की बातें कर रहे हैं कि हमारा तो भाग्योदय हो गया, आपके चरण इस द्वार के ऊपर पड़ गए, आप तो हमारे देवता के समान है, आपको कौन सा मुंह दिखावें।
कोई 10-15 मुंह थे क्या मुंशी जी के? और मुंह में तो कालिख लगी हुई है, एक मुंह है उसमें तो कालिख लगी, क्या करे, लड़का भागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे मुंह छिपाना क्यों पड़ता है, रिश्वत ले लेता आपसे तो जो है आप रोज आपका मुंह देखना पड़ता है। ईश्वर निसंतान चाहे रखे लेकिन ऐसी संतान न दे। इतनी बड़ी बात जो है वो मुंशी जी बोल देते हैं कि भले ही हमारे कोई संतान न होती, ऐसी संतान देने से तो अच्छा था। ये सारी बातें स्वयं वंशीधर के पिता कह रहे हैं, किससे? अलोपीदीन से। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर सब कुछ अर्पण कर सकें। कि कितने संसार के अंदर ऐसे धर्मपरायण मनुष्य हैं जो अपने कुल की तिलक कहलाएंगे या पुरुषों की कीर्ति, जो अपने कुल है उनकी पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करेंगे, जो धर्म के ऊपर चलने वाले, जो धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य है, जो धर्म के नाम पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि यहां 1914 में जब यह कहानी लिखी गई थी तब जो है धर्म इस रूप में प्रचलित था, और आज 2020 के अंदर जब हम धर्म शब्द को देखते हैं तो वह किस अर्थ में प्रचलित है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उस समय धर्म का अर्थ था कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी और वो नैतिक मूल्य जिनका आचरण जो है हम अपने जीवन में करते थे। तो इसी कर्तव्य परायणता की बात जो है यहां प्रेमचंद कर रहे हैं कि ऐसे कितने धर्म परायण या कर्तव्य को मान करने वाले पुरुष हैं जो सब कुछ जो है ईमानदारी के ऊपर अपना न्यौछावर कर सकें। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिएगा। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी कि मैं यहां तक आया हूं और आपके पिता से अगर मैं ऐसी बातें कह रहा हूं तो उसे ये मत समझिएगा कि मैं आपको जो है खुशामद करने के लिए यहाँ आया हूं। अगर यही खुशामद मुझे करनी होती तो मुझे कष्ट नहीं थी इतनी दूर आने के, मैं 4 आदमी भेजता, वो आपको उठा करके ले आते और मैं वहीं आपको बुलवा लेता। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। कि उस रात तो आप दरोगा थे, मैं गलती पर था और आपका अधिकार था, आपने उस अधिकार की ताकत से जो है मुझे अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्वेच्छा से, खुद अपनी ही इच्छा से और आपकी हिरासत में आ गया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। कि मैंने बहुत सारे लोगों का के साथ मेरा काम पड़ा, सबको मैंने अपना धन और अपना गुलाम बना करके छोड़ दिया, लेकिन आप जो है, आप जैसा व्यक्ति जो है मुझे नहीं मिला। इसलिए अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि इस समय मैं कोई प्रार्थना, कोई विनय जो है मैं आपसे कर सकूं। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। उन्होंने देखा कि हाँ भाई द्वार के ऊपर आए हैं, तो द्वार के ऊपर आए हुए अतिथि के रूप में उन्होंने उनका सम्मान किया, लेकिन उस प्रकार नहीं जैसे पिताजी झुककर दंडवत होकर के जो है स्वागत कर रहे थे। उनका स्वाभिमान जो है तब भी उनके साथ में था। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, कि अच्छा ये महाशय जो आए हैं ये पक्का मुझे बेइज्जत करने के लिए, जलाने के लिए, लज्जित करने के लिए आए हैं।
क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, बिल्कुल भी क्षमा प्रार्थना, क्योंकि उनके पास उनका स्वाभिमान था, तो क्षमा प्रार्थना नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की, की बात असह्य प्रतीत हुई कि उनके पिताश्री जो लल्लो चप्पो की बातें, जो खुशामद करने वाली बातें जो कर रहे थे, ये बात उनको जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, असहन लगी उनको। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जब पंडित जी की बात सुनी तो उनके मन के अंदर जो मैल आलोपी को लेकर के था वह मिट गया। क्यों मिट गया? क्योंकि उनकी बातें जो है उन्होंने सुनी। पंडित जी को और उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। वैसे नहीं तो मैं आपका दास हूं, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। तो जब मन का मैल मिट गया तो अब जो है, जो गर्व था, जो स्वाभिमान था, वह जो है लज्जा के सामने उसने शर्म से सर झुका दिया। शर्माते हुए कहा कि तो आपकी उदारता है जो ऐसा कह रहे हैं, मुझसे तो अभिनय हुई है, क्षमा कीजिए। उस समय मैं अपने धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, अपनी कर्तव्य परायणता के अंदर जकड़ा हुआ था, वरना तो मैं आपका दास हूं और जो आप आज्ञा करेंगे वह मेरे सर माथे पर है। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। कि जब नदी के तट के ऊपर मैंने आपसे एक प्रार्थना की थी, वह प्रार्थना आपने स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज आपको यह स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। उन्होंने एक पत्र निकाला और उसे बिल्कुल वंशीधर के सामने रख दिया और बोले कि इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे मैं आपके द्वार से हटूंगा नहीं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। वंशीधर ने कागज पढ़ा, देखा, अब वो उनके प्रति कृतज्ञ हो गए और आंखों के अंदर आंसू आ गए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय
एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। उन्होंने हंसकर कहा कि ठीक है, आप अपने आप को योग्य नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे तो एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। अर्थात अलोपीदीन यह सोच करके आए थे कि आज मुझे वंशीधर को इस पद के ऊपर नियुक्त करके ही आना है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यों मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सकता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत। अब वो बड़े गंभीर भाव से उन्होंने कहा कि भाई वैसे तो मैं आपका दास हूं, जो आप कहेंगे वो काम मैं करूंगा, लेकिन आपके जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन मेरे अंदर ना तो ये विद्या है, ना ये बुद्धि है, ना ये स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सके। इस महान कार्य के लिए तो आपको एक बड़े मर्मज्ञ, जो मर्म को जानने वाला अनुभवी व्यक्ति हो, मनुष्य हो, आपको तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। पर बच्चों, इस कहानी को हम यहीं तक लेंगे आज। थोड़ा सा अब हम बढ़ते हैं कमेंट बॉक्स की तरफ। यहां तक की कहानी में अगर किसी को कोई समस्या आई हो तो आप लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स के ऊपर हूं और आपके कमेंट्स जो है मैं ले रहा हूं। जो बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं वो सवाल में ले रहा हूं। आपके सवाल जो है मैं एक एक करके देख रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम मंडल में समझ गया, अच्छी बात है। अन्नू सर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लगातार कमेंट करने में ही जो है लगे रहते हो। कितना सुन और समझ पा रही हो, यह फीडबैक जो है जब मुझे दोगे तब समझ में आएगा कि आपको जो है पूरा समझ में आ गया है। और स्क्रीन ब्लर है, स्क्रीन के बारे में हम बीच में बात कर चुके हैं। और बच्चों के जो सवाल जो हैं वो मुझे परायणता का मतलब हम बीच में बता चुके हैं। क्लैरिटी की थोड़ी सी समस्या यहाँ पर जो है आ रही है, थोड़ा स्क्रीन ब्लर हो रही है। मैं पुनः बच्चों आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, लॉकडाउन के अंदर हम लोग जिस तरह से कैद हो गए, हमारे पास संसाधनों की कमी है। एक लैपटॉप है जिसकी स्क्रीन के ऊपर जो है हम आपको लगा करके कहानी पढ़ा सकते हैं, और मैं हूं। इसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे कि मैं लाइव उस संसाधन के साथ आकर के आपको समझा पाऊं। इसलिए मजबूरन हमें मोबाइल कंपनियों के द्वारा प्रदत्त नेटवर्क और उस नेटवर्क की स्ट्रेंथ, अब उसमें अगर कनेक्शन क्लियर आएगा, अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो स्क्रीन साफ दिखाई देगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो स्क्रीन आपको ब्लर दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे वापस कह रहा हूं कि स्क्रीन के ऊपर देखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण आपको सुनना भी है, क्योंकि यहाँ कहानी जो है, कहानी का वाचन किया जा रहा है। जो सामने स्क्रीन के ऊपर जो आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, उसी कहानी का वाचन जो है हम यहाँ से कर रहे हैं। एक एक शब्द अक्षर से व्याख्या के साथ जो है हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि जो कनेक्टिविटी का जो अभाव है, इस कनेक्टिविटी के अभाव की पूर्ति जो है वह हम अपनी व्याख्या, अपने वाचन के द्वारा हम उस पूर्ति को करने का प्रयास प्यारे बच्चों कर रहे हैं। अगर बीच में कनेक्टिविटी ना हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहां उस पीडीएफ को जो है उसको भी आप पढ़िए, ताकि साथ साथ आप हमारे शब्दों के साथ उस कहानी को पढ़ सकें, और जो आपको समस्या हो उसको आप यहां कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकें। इसके अलावा जो है स्क्रीन के अलावा
इस तरह का कोई प्रश्न जो है आप लोगों की तरफ से नहीं आया है। प्यारे बच्चों, मैं वापस आपसे कहता हूं, प्रश्न आपकी जिज्ञासाओं का ही समाधान नहीं करते, यह हमारे लिए भी नए क्षेत्र खोलते हैं कि हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें, पढ़ें, देखें, समझें और आप तक पहुंचाएं। बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं, उन किताबों का सार तत्व जो है वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आप प्रश्न कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। कक्षा के मध्य में और कक्षा के अंत में हम आपके इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासाओं को आप यहाँ हमारे सामने रखिए। आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए हमें भी अच्छा महसूस होगा। आपको पाठ कैसा लगा? कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बाद भी जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं, आप उन चीजों को यहाँ पर लिखें ताकि हम उनका जवाब जो है आपको वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से टाइप करके जो है आपके कमेंट के ऊपर दे सके। हमें इस लॉकडाउन की अवधि का पूरा फायदा उठाना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें रचनात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से अपने अंदर जो बदलाव करने हैं उन बदलावों की ओर भी ध्यान देना है। लॉकडाउन में जब हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम किस प्रकार से जो है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इस समय आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख करके अपने हिस्से का योगदान कर सकते हैं। आज के कक्षा में बस इतना ही। हम बढ़ते हैं असाइनमेंट की ओर। और असाइनमेंट हमारा जो है, जब आज हमने आपको पहले वीडियो के अंदर इंडिकेट कर दिया था, आप अपनी विषय का, अपनी मनपसंद का कोई भी विषय लेकर के और एक कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। अब तक आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। यह रचनात्मक भी होगा, सृजनात्मक भी होगा और परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी होगा। तो आज इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भाव उठे हों, उन भावों को ध्यान में रखते हुए एक सुंदर सी कहानी जो है आप लिख करके रख लीजिए और बाद में जब आपके विद्यालय खुले तो अपने शिक्षकों को आप दिखाइए या यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर आप उस कहानी को कमेंट के रूप में जो है उसकी तस्वीर को पेस्ट कर दीजिए। मैं कहानियों को पढ़ने की कोशिश करूंगा। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी ने मुझे 1 घंटे तक जो है सुना, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। बहुत बहुत नमस्कार। कल 3 से 4 बजे हम फिर मिलेंगे, बाकी बची हुई कहानी के साथ प्रश्नोत्तरों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, नमस्कार।